हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ऑन आईएएस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो है सेंटर स्टेट रिलेशंस। देखो, हम बार बार ये बात करते रहते हैं कि हमारा जो एक तरीके का मैकेनिज्म है जिसके आधार पर हमारे देश की पॉलिटी रन होती है, राज व्यवस्था रन होती है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, दैट इज फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, आप क्या नोटिस करते हो, ये फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि हमने वर्टिकल लेवल पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर को डिवाइड कर रखा है, और उस पावर डिवीजन के आधार पर ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडीज है, दैट मीन स्टेट्स हैं, वो भी अपने डोमेन में एक्सक्लूसिवली काम करती रहती हैं और सेंटर भी अपना एक्सक्लूसिवली काम करता रहता है। बट कई बार क्या होता है कि इनके बीच में एक्सक्लूसिविटी है ना, वो खत्म हो जाती है और इनके बीच में कई जगह इंटरसेक्शन या कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ जाती है कि हाँ भाई, दोनों उस एक इशू को टैकल कर रहे हैं। तो वहां पर इस सेंटर स्टेट रिलेशन को ज्यादा समझना जरूरी हो जाता है कि हाँ भाई, कैसे ये एक बैलेंस बना करके हम हमारे देश को अभी 75 से ज्यादा सालों तक रन करा के लेके आए हैं। तो ऐसा क्या टूल हमने डेवलप कर रखा है जिससे कि दो लेवल की गवर्नमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आए तो उसको रिजॉल्व भी किया जा सके और स्मूथली हम हमारी इकोनॉमी को प्रोग्रेस भी करा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी हमारी इकोनॉमी के सामने या हमारे सामने चैलेंजेस थे किस समय पे, मैं बात कर रहा हूं इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, भुखमरी, पुअर्टी, ये कई लिस्ट आप लगा सकते हो। तो उन चीजों को हमें अगर इंप्रूव करना है तो ये सेंटर स्टेट रिलेशन हमें अच्छे से चलाना जरूरी हो जाता है। तो ये रिलेशनशिप कैसे चल रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, उसको हम समझेंगे, उस मैकेनिज्म को, इस वीडियो में। अब देखो, इस वीडियो में हम आगे बढ़े ना, उससे पहले आप लोगों के लिए दो क्वेश्चंस मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में दे देने हैं। मैं इनके आंसर बिल्कुल लास्ट में दूंगा। और जहां तक पूरा मुझे विश्वास है इस बात पे भी कि आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आप खुद दे दोगे, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर, और वी कैन से पावर्स, वन सेकेंड, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स is are divided between center and states is provided under Indian Constitution? फर्स्ट बोला जा रहा है जुडिशियल, सेकंड लेजिस्लेटिव, थर्ड फाइनेंशियल। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? बताना आपको गिनती करके, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन। समझ में आ गई बात कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो पावर डिवीजन कर रखा हमने सेंटर स्टेट के बीच में, वो इन तीनों में से कौन सा है? क्या ये तीनों है या कोई एक है, दो है, जो भी है आप अपना आंसर दे दीजिएगा। दूसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ सेंटर एंड द स्टेट्स? किस हद तक आपके लॉज एप्लीकेबल होंगे सेंटर के और स्टेट के, उससे संबंधित आपको स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो पूरे देश के लिए या किसी देश के किसी एक हिस्से के लिए कानून बना सकती है। अगर यस तो ठीक है, नो तो ठीक है, आप सोच लीजिएगा। दूसरा, अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, है ना। वो काम जो पार्लियामेंट पूरे देश के लिए कर रही थी, वही काम स्टेट लेजिस्लेचर अपने स्टेट के लिए कर सकती है, सोचना भाई। थर्ड, द पार्लियामेंट अलोन कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, दैट मीन्स इंडिया की बाउंड्री के बाहर भी जो लॉज एप्लीकेबल हो सकते हैं वो केवल पार्लियामेंट बना सकती है, ये बात बोली जा रही है। अब आपको यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट चूज करके काउंटिंग करनी है और आंसर देना है ए टू डी के बीच में। समझ गए? तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आंसर आता है तो देखो अभी दे दो आंसर, और नहीं आता है तो वेट करो, पढ़ो इस वीडियो को अच्छे से, देखो आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब देखो, पीडब्ल्यूआईएएस की तरफ से जो आईडीएमपी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसके बारे में बिना बताए हम आगे कैसे चल सकते हैं, राइट। तो ये देखो, इंटीग्रेटेड डेली एमसीक्यूज और आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को ध्यान रखते हुए ये 2025 का जो आपका पेपर है ना, एग्जाम है, उस पर फोकस्ड ये प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी पढ़ाई करो और टेस्ट की प्रैक्टिस करो। कितना बढ़िया काम हो जाएगा। टेस्ट की बात करें तो प्रीलिम्स में आपके सी सेट के 700 से ज्यादा और जीएस के 4,500 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। मेंस की बात करो तो 450 से ज्यादा आपके मेंस के क्वेश्चंस
और 30+ आपके ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको आप फेज मैनर में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट फेज अभी करंटली चल रहा है अगस्त से नवंबर, सेकंड फेज है आपका नवंबर से जनवरी, थर्ड फेज है फरवरी से मार्च, और फोर्थ फेज है मार्च से मई तक। फिर आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद में फिफ्थ फेज डिसाइड होगा, जो कि मोर और लेस आपका मेंस बेस्ड होने वाला है। कारण क्या है उसका, कि प्रीलिम्स तो हो ही जाएगी, टारगेट हमारा 2025 है ही, तो आप अपनी तैयारी को अच्छा पुश दे सकते हैं। मतलब सेल्फ स्टडी जो आप खुद घर से कर रहे हैं वो तो है ही, उसके साथ में आप इस पर रिलाय करते हो, तो आपका टाइम टू टाइम रूटीन भी सेट हो जाएगा और टाइमली चेक भी होता चला जाएगा। तो कितनी गजब की बात हो जाएगी, घर बैठे बैठे गजब की तैयारी, है कि नहीं। अब देखो मामले पे आ जाता है, मेन हमारे पे। देखो जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रखी है, जिसका मतलब यह है कि हमने वर्टिकल लेवल्स पे, सेंटर और स्टेट्स पे हमने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रखा है, हमने पावर को डिवाइड कर रखा है, फिर वो लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो या फिर फाइनेंशियल हो। यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर तीनों की बात करते हैं। बट यहां पर पावर डिवीजन में हमने क्या जुडिशरी का नाम देखा? नहीं। जुडिशरी तो कहां पर है भाई, जुडिशरी तो हमारी इंटीग्रेटेड है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट टॉप पे बैठता है, उसके नीचे हाई कोर्ट, और फिर बाद में सबऑर्डिनेट एंड लोअर कोर्ट्स आ जाते हैं। तो हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है ना। बट जो सेंटर स्टेट के बीच में पावर डिवीजन हमने कर रखा है, वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल डोमेन में कर रखा है। ये हमें गांठ बांध लेनी है इस बात के, ठीक है। अगर हम सेंटर स्टेट रिलेशंस को हम डिवाइड करें 3 पिलर्स पे, क्योंकि हमने बात भी तो ये की है कि भाई लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, दैट मींस एडमिनिस्ट्रेटिव, और फाइनेंशियल, तो तीनों को हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 के आधार पर, तो आप देखोगे कि लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन चलते हैं सेंटर और स्टेट के, पावर डिवीजन एंड पावर अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। और फाइनेंशियल रिलेशन है, उसकी बात करें तो वो पावर आपके पार्ट 12 में चली जाती है। अब हम यहाँ पर आर्टिकल्स को भी थोड़ा मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 245 से 255 के बीच में तो आपका लेजिस्लेटिव पावर है ना, उसका डिवीजन या उसका प्रोविजन कर रखा है कि कहां पर सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर यहां पर लेजिस्लेटिव आगे तो पार्लियामेंट बोलेंगे ना कि सेंटर, राइट, इफेक्टिवली पार्लियामेंट किन किन मुद्दों पर किस तरीके से काम कर सकती है, चाहे वो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट का ही पार्ट क्यों ना हो। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि हमने फेडरल मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए 7 शेड्यूल के आधार पर 3 लिस्ट में हमने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रखा है, जिसमें फर्स्ट है यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट, थर्ड आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। अब यूनियन एक्सक्लूसिवली सेंटर एंड पार्लियामेंट, स्टेट वाली तो स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए है एक्सक्लूसिवली, कॉन्करेंट में दोनों मिलकर के काम कर सकते हैं। पॉइंट यहां पर यह आ रहा है कि भाई कई बार सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन्ड है उन पे भी जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना देती है, तो उनके प्रोविजंस को हम यहां पर डिस्कस करेंगे 245 से 255 के बीच में। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करें, दैट मींस यहां पर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट की जो सरकारें हैं उनकी रिश्तेदारी की बात होगी, वो होगी 256 से 263 के बीच में। और फिर फाइनेंशियल रिलेशन, टैक्स लगाना, टैक्स का हिस्सा किसके पास कितना जाएगा, कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्ट करेगी, पैसा अगर दिया जा रहा है तो क्या ऑब्लिगेशंस है स्टेट्स के ऊपर, वो सारी चीजें आपको आर्टिकल 264 से 293 के बीच में, जो कि पार्ट 12 का हिस्सा है, उसके अंदर हम बात करेंगे, राइट। अब देखो एक एक डिवीजन को हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस की हम बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहली चीज आती है टेरिटोरियल एक्सटेंट। जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, उसका आंसर आपको यहां मिल जाएगा। देखो पार्लियामेंट जो है उसको ये पूरी अथॉरिटी है कि वो हमारे देश की किसी भी जमीन, किसी भी जगह के लिए कानून बना सकती है, और चाहे तो पूरे देश के लिए भी वो कानून एप्लीकेबल हो, और चाहे तो पार्लियामेंट किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए भी लॉ बना सकती है। समझ गए बात को। पार्लियामेंट आपको पता है सुप्रीम पंचायत है हमारे देश की अगर बात करें तो। वहीं पर स्टेट लेजिस्लेचर को भी यही पावर्स हैं, पर स्टेट लेजिस्लेचर की पावर कितनी एरिया में कन्फाइंड है, जितनी की उस पर्टिकुलर स्टेट की टेरिटरी है। फॉर एग्जांपल राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु या फिर असम, कोई भी XYZ आप स्टेट अज्यूम कर सकते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन की बात करें, इसका मतलब ये कि कोई इंडियन सिटीजन है, राइट, वो है तो इंडिया का सिटीजन, उस पर लॉज है, उसकी प्रॉपर्टी पे कानून है, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए लगेंगे। पर ध्यान रखें कि अगर वो
इंडिया के बाहर जाकर के कहीं रह रहा है, वहां पर अगर उसने कोई प्रॉपर्टी डेवलप कर रखी है या उसकी कोई प्रॉपर्टी है, तो उस केस में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट होगी। वो अथॉरिटी एक्सक्लूसिवली किसको दी हुई है? पार्लियामेंट को। सिंपल सी बात है। सिटीजन किसको हमने बोला? क्या राजस्थान का सिटीजन बोला? क्या हमने दिल्ली का सिटीजन बोला किसी को? अजी इंडियन सिटीजन बोला ना, सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ऐसी परिस्थितियों में उसके ऊपर सीधा जो कमांड है या लॉज है वो कहाँ के जाएंगे? वो जाएंगे पार्लियामेंट के, राइट। सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी काम करती है वो करती भी कौन है? पार्लियामेंट ही करती है। तो ये थोड़ा सा आप लिंक बना करके चीजों को याद कर सकते हैं। जो भी लॉज पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं वो एज इट इज कहीं पर इंप्लीमेंट हो, इसकी गारंटी भी नहीं है। अब आप बोलोगे कि अभी तो आपने बोल दिया कि इंडियन टेरिटरी के लिए, पूरी के लिए या किसी भी एक एरिया के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। जी बिल्कुल बना सकती है, बट वहां पर कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है पार्लियामेंट पर। कैसे? मान लो वो आप लॉ इंप्लीमेंट करवाना चाह रहे हो कहीं पे, फॉर एग्जांपल अंडमान निकोबार आपकी टेरिटरी है, या दमन दीव दादरा नगर हवेली वाला जो एरिया है यूटी, या फिर लद्दाख। ये 3 टेरिटरीज है ना यूटी, जिनको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, सीधा प्रेसिडेंट के अंडर आती है। जो वहां पर प्रेसिडेंट है ना, अपने हिसाब से कोई भी लॉ वहां पर बना सकते हैं पीस, प्रोग्रेस और वहां की स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए। कहने का मतलब कि पार्लियामेंट अकेली ही वहां पर लॉ लगाएगी ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर प्रेसिडेंट के हिसाब से, दैट मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये हो गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के आधार पर प्रेसिडेंट इन यूटीज के ऊपर अपना काम करते हैं। समझ गए बात को? तो पार्लियामेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगेगी नहीं। सिमिलरली अगर पार्लियामेंट का कोई कानून बनाया गया और उस कानून को हम देखना चाह रहे हैं कि जिन एरियाज को हमने शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर किया हुआ, लगभग 10 स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, है ना, झारखंड, इन स्टेट्स के अंदर आप देखोगे टोटल 10 स्टेट्स है जहां पर ट्राइबल एरियाज है या फिर शेड्यूल्ड एरियाज है, जहां पर आप कह सकते हो कि ज्योग्राफिकली कन्फाइंड कुछ कम्युनिटीज हैं, उनको हमें मेंटेन करके चलना है। तब आप क्या देखते हो कि पार्लियामेंट का कोई भी कानून है वो वहां पर एज इट इज ऐसे कैसे अप्लाई नहीं होगा। उस कानून के लिए वहां पर जो गवर्नर होंगे ना, वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ कानून, कौन सा उस शेड्यूल्ड एरिया में एप्लीकेबल होगा, कौन सा नहीं। ये वो शेड्यूल्ड एरिया है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 5th शेड्यूल के अंडर मेंशन्ड है। समझ गए? वहीं पर आप आगे बढ़ो, वहीं पर आप 6th शेड्यूल की बात भी कर लो फिर, है ना। 6th शेड्यूल की बात करें तो उसमें भी क्या है कि पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई कानून लाया जाता है तो वो असम में तब एप्लीकेबल होगा जब वहां के गवर्नर कहेंगे। या फिर मैं ये कहूं कि पार्लियामेंट के कानून की एप्लीकेबिलिटी गवर्नर डिसाइड करेंगे असम के अंदर कि हाँ भाई जो भी ट्राइबल एरियाज है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है असम के, उनके ऊपर गवर्नर अपने हिसाब से रिफाइन करके उस लॉ को इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। दूसरा, अगर वही लोग मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे स्टेट्स में, ये भी ट्राइबल स्टेट्स है, यहां पर एप्लीकेबल हो तो वहां पर प्रेसिडेंट को अथॉरिटी रहती है कि भाई पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, पूरे देश में सिमिलर मैनर में इंप्लीमेंट होगा, बट मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में इंप्लीमेंटेशन में प्रेसिडेंट उसको थोड़ा रिफाइन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एज पर द सर्कमस्टांसेस, एज पर द सिचुएशन। तो कुल मिलाकर के ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये हम बात कर रहे हैं 6th शेड्यूल की। 6th शेड्यूल के अंदर हम एटीएम मशीन की बात करते हैं। एटीएम का मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, राइट। 5th शेड्यूल के अंदर इन चारों को छोड़ करके बचे हुए जितने भी एरियाज है जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, जहां के लोकल्स को थोड़ा सा सेपरेट अपनी आइडेंटिटी, उनकी कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनकी प्रोटेक्शन को हम देना चाह रहे हैं, है ना, उनकी ऑटोनॉमी मेंटेन रखना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से 5th एंड 6th शेड्यूल प्लस ये 4 यूटीज, यहां पर पार्लियामेंट अपनी लॉस को एज इट इज इंप्लीमेंट नहीं करेगी, ध्यान रखो, राइट। नेक्स्ट बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं कि कहां पर कौन से लेजिस्लेटिव पावर कैसे डिवाइडेड है। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल में हमने देखा कि यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट में हमने डिवाइड कर रखे हैं सब्जेक्ट। बट ये आइडिया हमारे यहाँ पर कैसे आया? देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें भी 3 फोल्ड एन्यूमरेशन था, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट। फेडरल वाले को तो हमने यूनियन में डाल दिया, प्रोविंशियल को स्टेट में, कॉन्करेंट वाला एज इट इज है ही है। फिर उसमें हमने सब्जेक्ट को हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड कर दिया। शुरू में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 97 सब्जेक्ट्स एलोकेट की थी यूनियन लिस्ट को, जो कि आज के टाइम पे 98 से ज्यादा, लगभग 100 भी हो चुके हैं, राइट। वहीं स्टेट लिस्ट की बात करें तो शुरुआत में 66 थे, फिर 61 हुए, अब 59 के लगभग, 59, 61 अब देखा जाए तो मेरे पास डेटा जो उसके अकॉर्डिंग 59 है अभी। कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो शुरुआत में 47 थे, अभी 52 हैं। ये एडिशनल 5 जो है वो कहीं ना कहीं
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के आधार पर स्टेट लिस्ट से उठा करके कॉन्करेंट में डाल दिए गए थे, जिनकी बात हम ऑलरेडी अमेंडमेंट वाले में कर चुके हैं, राइट। इसके अलावा आगे बात करें तो यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट है ना, इसमें पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर मिलती है काम करने की। स्टेट लिस्ट की बात करें तो जब नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है ना, सब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है, सब एकदम सिस्टम नॉर्मलाइज्ड है, तब तो देखो एक्सक्लूसिव पावर चली जाती है स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर के पास में। और अगर एब नॉर्मल कंडीशन होगी, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है किसी स्टेट में, तो उस केस में फिर पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बना सकती है। मतलब नॉर्मल कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस को छोड़ करके पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून नहीं बनाएगी, सर्टेन सर्कमस्टांस मतलब कुछ सर्कमस्टांसेस में बना सकती है। सिमिलरली कॉन्करेंट की बात करें तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को इक्वल पावर दी हुई है कि कॉन्करेंट सब्जेक्ट के ऊपर वो कानून बना सकता है। बट पॉइंट यहां पर ही आता है कि दोनों ने एक सब्जेक्ट पे कानून बनाया और दोनों के बीच में आ गया कॉन्फ्लिक्ट। अब बताओ वो कॉन्फ्लिक्ट का क्या होगा, किसकी चलेगी? तो ये तो आपको समझ में आ गया, पार्लियामेंट ज्यादा सुप्रीम है तो पार्लियामेंट की बात चलेगी। बट यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, क्या कि मानो किसी एक स्टेट ए ने उसी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना दिया जिसपे पार्लियामेंट ने पूरे देश के लिए बनाया था, तो ऐसे में वो सब्जेक्ट, वो स्टेट जिसने वो लॉ बनाया था, वो अगर प्रेसिडेंट साहब के पास चले जाए और प्रेसिडेंट साहब से पहले ही पूछ ले कि देखो जो पार्लियामेंट पूरे देश के लिए कानून ला रही है, पर हमने हमारे स्टेट के लिए ये कानून बनाया, आप प्लीज इसको असेंट दे दो। इससे क्या होगा कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ फॉर्म है ना उस लॉ का, वो हमारे यहाँ इंप्लीमेंट ना होकर के पूरे देश में तो इंप्लीमेंट होगा, बट हमारे स्टेट के अंदर हमारा ये वाला लॉ इंप्लीमेंट होगा। उसके लिए उनको फिर प्रॉज एंड कॉन्स सारी डिटेल उनको प्रेसिडेंट साहब को बतानी होती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया और प्रेसिडेंट साहब का उनके पास में पहले से अप्रूवल है, तो फिर पार्लियामेंट का लॉ जो है वो पूरे देश में एप्लीकेबल होगा, छोड़ करेगी उस स्टेट को। बट इसमें किसकी कंसेंट हुई? प्रेसिडेंट की। ध्यान रख लेना आप ये बात। अब मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कहीं पर पावर शेयरिंग में कहीं मेंशन ही नहीं है, तो उसको हम रेजिड्यूरी सब्जेक्ट बोल देंगे। तो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट के ऊपर हमेशा कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट का है। जैसे कि आईटी, कंप्यूटर, इनसे रिलेटेड जो भी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना कोई प्रोविजन ही नहीं था साइबर सिक्योरिटी इनसे रिलेटेड, तो बनाता कौन? अब लॉस पार्लियामेंट बनाती है। इसके अलावा आप देख सकते हो 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया आपका 2016 में। इसमें क्या किया गया? एक कॉन्करेंट अप्रोच डेवलप की गई। कॉन्करेंट कैसे? कि भाई 17 तरीके के डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम करके आपने जीएसटी इंप्लीमेंट किया। अब जीएसटी के अंदर क्या है, स्टेट्स ने भी अपनी रेवेन्यू कलेक्शन की जो अथॉरिटी थी वो कहीं ना कहीं जीएसटी काउंसिल, जीएसटी सिस्टम को दे दिया ऐसे कैसे। तो ऐसी परिस्थितियों में सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के टीम इंडिया के तरीके से काम करते हैं, वन नेशन वन टैक्सेशन के मैकेनिज्म में। तो ऐसे में क्या है कि जीएसटी से रिलेटेड लॉ अगर बनाना हो तो पार्लियामेंट भी बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकती है। ध्यान रखना, पॉइंट इतना सा है कि स्टेट लेजिस्लेचर जब भी कोई कानून बनाए तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए कानून के साथ कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं होना चाहिए, और अगर कॉन्ट्राडिक्शन में है तो अगेन वही बात कि प्रेसिडेंट साहब का उनके पास में अप्रूवल हो, राइट। तो लॉ बनाने का प्रोविजन है। दूसरा, अगर कोई इंटर स्टेट ट्रेड से रिलेटेड या कॉमर्स से रिलेटेड अगर कोई कानून बनाना है, इंटर स्टेट मतलब अक्रॉस द बॉर्डर बिटवीन टू स्टेट्स और मोर स्टेट्स, तो उस केस में लॉ बनाने का अथॉरिटी केवल और केवल पार्लियामेंट के सामने है। ध्यान रखना, ये एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए कि जब बॉर्डर क्रॉस करके एक स्टेट से दूसरे में आप जा रहे हो तो वहां पर या तो दोनों स्टेट्स अपनी कोलैबोरेशन के आधार पर कुछ कर रहे हो, या फिर एक ऑप्शन बच जाता है दैट इज पार्लियामेंट या सेंट्रल लेवल का जो इंस्टीट्यूशन है वो वही काम करेगा फिर इफेक्टिवली। एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए। फिर हमारे पास आ जाती है प्रिवेल कौन सा करेगा। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी, है ना। फिर आ जाओ आप पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन की बात करें कि भाई किस परिस्थिति के अंदर स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर भी पार्लियामेंट कानून बना सकती है। इसके कई सर्कमस्टांसेस है, मैंने बताया सर्टेन सर्कमस्टांसेस हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी अपने स्टेट लॉज पे, स्टेट सब्जेक्ट्स पे, बट अन एबनॉर्मल या फिर कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर पार्लियामेंट भी स्टेट फील्ड के ऊपर कानून बना सकती है। जैसे कि राज्यसभा, अगर राज्यसभा, समझ रहे हैं राज्यसभा क्या है? राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यहां पर वो एमपीज बैठते हैं जिनका इलेक्शन स्टेट के एमएलएज ने किया है। इसका मतलब राज्यसभा में बैठने वाले जो
आप कह सकते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद हैं, ये बेसिकली राज्य सरकारों के लिए काम करेंगे, राज्य का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। अब आप समझ लो, राज्य सरकार की जगह राज्य बोलो, ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। राज्यों के प्रोटेक्शन के लिए ये काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यहां पर राज्यसभा ही अगर कोई रेजोल्यूशन के आधार पर पारित कर दे कि जी XYZ सब्जेक्ट तो है स्टेट में, बट इसके ऊपर कानून बनाने की अथॉरिटी पार्लियामेंट को होनी चाहिए, तो वो कानून बनाया जा सकता है स्टेट लिस्ट में होने के बावजूद भी। अब आप देखो, राज्यसभा जब रेजोल्यूशन पास कर दे ये देख करके कि कानून बनाना जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशन सब्जेक्ट है उसके ऊपर वो नेशनल इंटरेस्ट में है, और राज्यसभा ने उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को, राज्यसभा के जितने टोटल मेंबर हैं उनमें जितने प्रेजेंट है और जिनमें से वोटिंग करने वाले हैं उनका 2/3 मेंबर्स ने अगर यस कह दिया तो वो बात मान ली जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो रेजोल्यूशन है ना, ये एक बार पारित होने के बाद में एक बार में 1 साल के लिए ही एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं कि आज ही राज्यसभा ने एक बार कर दिया तो बस परमानेंट हो गया काम, नहीं, सिर्फ 1 साल के लिए। अब अगर वहां पर राज्यसभा को या पार्लियामेंट को लगता है कि यार ये जो काम हुआ है उस पर्टिकुलर मतलब पूरे स्टेट्स के लिए, पूरे देश में स्टेट लिस्ट में से एक सब्जेक्ट के लिए, तो भाई उसको हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप इसको रिन्यू करो ना। और हर बार रिन्यू करने के लिए आपको वही अगेन रेजोल्यूशन पारित करवाना पड़ेगा, और एक बार में 1 साल के लिए रिन्यू हो सकता है। अब मान लो कि राज्यसभा ने रिजॉल्व कर दिया, 3 बार रेजोल्यूशन पारित कर दिया, 3 साल तक वो काम हो गया, बट अब की बार राज्यसभा पारित नहीं कर रही है, तो क्या होगा? फिर देखो, जैसे ही राज्यसभा का रेजोल्यूशन का 1 साल कंप्लीट होगा, उसके नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर वो लॉ जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सारा प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें नेशनल इमरजेंसी की सर्कमस्टांसेस की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं स्टेट लिस्ट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, वहां पर तो फिर एनी मैटर, किसी भी मुद्दे के ऊपर पार्लियामेंट के हाथ में पूरी पावर चली जाती है, क्योंकि मामला ही नेशनल इमरजेंसी का है। हमने पढ़ा था ना कि क्या यूनिटरी फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो जहां पर पावर्स बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट के हाथ में चली जाती है उनमें नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। तो इसमें क्या होता है, स्टेट लिस्ट के ऊपर भी कानून बनाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। हाँ, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म होगी उसके 6 महीनों के बाद में पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ वो जो कानून है, किसमें, स्टेट लिस्ट के ऊपर, वो कोई सब्जेक्ट के ऊपर बनाया था, वो 6 महीने के बाद में ऑटोमेटिकली खत्म भी हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि परमानेंट है, सैक्रोसैंक्ट बना दिया तो बस कुछ हो ही नहीं सकता। नो, इमरजेंसी पीरियड, दैट मींस कहीं ना कहीं सिचुएशन बड़ी खस्ता है, ऐसे में पार्लियामेंट अगर सेंट्रलाइज्ड मैनर में पावर को एक्सरसाइज करेगी तो ज्यादा ठीक रहेगा। आई बात समझ में? इसके अलावा 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स की लेजिस्लेचर्स है ना, वो अपने हाउस के अंदर रेजोल्यूशन पारित करे और पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करे कि जी सब्जेक्ट तो है, मुद्दा तो है, वो स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है, पर हम चाहते हैं कम से कम 2 होने चाहिए, ध्यान रखना है ना, मुद्दा जो है उसके ऊपर एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बना के दिया जाए पार्लियामेंट की तरफ से जिससे कि हम इजीली उसको फॉलो कर सकें। तो एक रिक्वेस्ट के आधार पर भी पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है। अच्छा, सवाल यह है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी, जो लॉ बनेगा उसकी कहां होगी? वो उन्हीं स्टेट्स में होगी जिन्होंने वो रेजोल्यूशन पास किया है, बाकी स्टेट्स में नहीं। हाँ, अगर बाकी स्टेट्स उस लॉ को फॉलो करना चाहते हैं तो उस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करके उसको साइन करके बोल दे कि हाँ जी, हमारी तरफ से भी इस पर्टिकुलर XYZ सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए कानून को हमारे स्टेट में भी हम अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो वो चीज फिर आगे हो सकती है। फिर आ जाओ आप, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, मान लो कोई जेनेवा कन्वेंशन या XYZ कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उससे रिलेटेड अगर इंप्लीमेंटेशन हमें करनी है ना, तो अब आपको पता है इंटरनेशनल मामला है तो फिर बाद में साख की बात आती है पूरे इंडिया की, तो वहां पर भी पार्लियामेंट जो है वो अपने हिसाब से किसी स्टेट सब्जेक्ट को जब इन्वॉल्व करना हो तो कर सकती है अपने लॉ मेकिंग में, अपनी प्रोसीडिंग्स में। इसके अलावा आर्टिकल 356 के तहत अगर किसी स्टेट के द्वारा या किसी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के आधार पर प्रॉपर काम नहीं चल रहा है तो वहां पर सारी पावर प्रेसिडेंट अपने हाथ में ले लेता है, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल या फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हैं या स्टेट इमरजेंसी भी बोल देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जो स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसकी सारी पावर उस पर्टिकुलर स्टेट, जैसे मणिपुर का भी कंटेक्स्ट आपने सुना होगा कि मणिपुर में सिचुएशन कंट्रोल में आ ही नहीं रही है, तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगने का पूरा चांसेस लग रहा है। एक बार फिर से हाईलाइट हुई है ये बात। सो द पॉइंट इज कि पार्लियामेंट फिर वहां पर
उस स्टेट लेजिस्लेचर को की जगह वहां पर लेजिस्लेशन कर सकती है स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर ही। अच्छा, एक चीज और कि जब प्रेसिडेंट रूल खत्म हो जाएगा उसके बाद में वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ कानून तब तक ही कंटिन्यू करेगा जब तक कि वहां की स्टेट लेजिस्लेचर जो नई कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी वो अप्रूवल दे देगी, हाँ जी ये लो एकदम परफेक्ट बनाया था पार्लियामेंट ने, इट मस्ट बी कंटिन्यू, तो वो चीज हो सकती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर मुद्दा तो है स्टेट लिस्ट का बट कानून बना रही है पार्लियामेंट, तो ये ध्यान रख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है। अब हम चलते हैं सेंटर का कहां पर कंट्रोल चल रहा है स्टेट के लेजिस्लेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नर के ऊपर तो एलिगेशन लगते हैं कि गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट होते हैं, बट यहां पर सिंपल सी बात है, हमें हमारी यूनिटी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके चलना होता है, क्योंकि स्टेट्स के अंदर फिर बाद में रीजनलिज्म के चलते बहुत कुछ नुकसान हमें उठाने पड़ सकते थे, राइट। तो ये सोच समझ करके गवर्नर की पावर रखी गई है, बट यस गवर्नर भी फिर ब्लाइंडली अपनी पावर को एक्सरसाइज ना करे, सेंट्रल गवर्नमेंट के केवल पपेट बन के भी ना रहे, इसके लिए बहुत सारे रिकमेंडेशंस है और बहुत सारे गवर्नर्स ऑटोनोमसली काम भी करते हैं, इसमें कोई डाउट वाली चीज नहीं है। पर यहां पर हम बात करते हैं कि कैसे स्टेट्स के ऊपर कंट्रोल रखता है सेंटर। कैसे, देखो गवर्नर साहब जो है वो सर्टेन टाइप ऑफ बिल्स जो है उनको रिजर्व रख लेते हैं कि आज ही प्रेसिडेंट साहब उसके ऊपर साइन करेंगे, और प्रेसिडेंट साहब है ना उस पर साइन करे या ना करे कोई लिमिटेशन इंपोज्ड नहीं है। इसका मतलब ये कि किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पारित बिल अगर प्रेसिडेंट साहब के पास पहुंच गया थ्रू गवर्नर तो वहां पर प्रेसिडेंट साहब के सामने एब्सोल्यूट वीटो है। इसका मतलब अपने पॉकेट में रख करके भूल गए, बोल दिया कि नहीं, या फिर कोई जवाब ही नहीं दिया, तो वो बिल वहीं की वहीं अटका रह जाएगा, कुछ नहीं होना फिर उसका। ये है आर्टिकल 200 और 201 के तहत। अब आप बोलोगे ये तो बहुत ज्यादा तानाशाही होगी, देखो ये भी सर्टेन सर्कमस्टांसेस के लिए बोला है। हाँ, वो तब होती है जैसे मान लो हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई बिल है, हाई कोर्ट की पोजीशन को लेकर के कोई इशू आ रहा है, या कोई ऐसा है जो मोर और लेस पूरे देश के ऊपर गलत इंपैक्ट डाल सकता है, तो उन चीजों को कंटेन करना, उन चीजों को मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। ध्यान रखें कि अगर मनी बिल की बात आए तो मनी बिल को गवर्नर कभी भी होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। मनी बिल जो होता है वो मोर और लेस गवर्नर की प्रायर अप्रूवल के आधार पर फिर बाद में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस होता है, तो उसको गवर्नर कभी भी प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रोकेंगे नहीं। बाकी और जो बिल्स हैं उनको देखेंगे कि इंडिया की इंटीग्रिटी या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के आधार पर कहीं चैलेंजिंग तो नहीं है, तो वो प्रेसिडेंट के लिए होल्ड पर रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ मुद्दे ऐसे जो कि है तो सब्जेक्ट आपके स्टेट लिस्ट, मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर आप क्या देखते हो कि प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल लेकर ही स्टेट लेजिस्लेचर काम कर सकती है। कैसे, मान लो ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड कोई काम करना है ना, तो उनको अगर कोई भी कानून बनाना है ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर के, तो पहले प्रेसिडेंट साहब का अप्रूवल लेना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर को, तब जाके आगे काम बढ़ेगा। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का या सेंटर का कंट्रोल हुआ कि नहीं स्टेट्स पे। सिमिलरली आर्टिकल 360 के आधार पर अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई जो कि आज तक हमारे देश में लगी नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में अगर मान लो लग गई 1991 में जो हालत खराब हुई थी उस टाइम पे, तो वहां पर अगर कोई मनी बिल या कोई भी फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर में, तो वहां पर वो बिल जो होगा उसको कंसिडरेशन के लिए भेजा जाएगा सीधा प्रेसिडेंट साहब के सामने। क्यों? क्योंकि मामला पैसे का है, देश बर्बाद होने की कगार पर है, और आप यहाँ पर मनी बिल फाइनेंस बिल के थ्रू पैसा निकाल करके और खर्च कर रहे हो अंधाधुंध, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे में फाइनेंशियल इमरजेंसी में अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंटर का कम कंट्रोल हो रहा है स्टेट के ऊपर, ठीक है। तो ये एक हमारा हेडिंग कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करते हैं। देखो इसमें हम बात करते हैं मोर और लेस जिस तरीके से जिस लेजिस्लेटिव पावर्स की हमने बात की है ना, वैसा ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन भी चलता है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि आर्टिकल 256 के तहत प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि आर्टिकल 365 ये कहता है कि अगर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता, अब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलूंगा मैं, क्यों? क्योंकि मामला एडमिनिस्ट्रेशन का है, मामला एग्जीक्यूटिव्स का है, तो एग्जीक्यूटिव में तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करेंगे। अगर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई गाइडलाइंस को, डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता है, तो ऐसी परिस्थितियों में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। आर्टिकल 365 ये कहता है, फिर वो जो प्रेसिडेंट रूल लगेगा वो आर्टिकल 256 के आधार पर लगेगा। इसका मतलब ये कि भाई पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ कानून या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दी हुई डायरेक्शन, इनको प्रॉपरली फॉलो किया जाए स्टेट लेवल पे,
नहीं किया जाएगा तो आर्टिकल 256 के तहत प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। समझ गए? तो आर्टिकल 365 है ना, 365, वो डायरेक्शन दे रहा है 256 की तरफ कि भाई अगर सेंटर के द्वारा दी हुई डायरेक्शन, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं ना, कि सेंटर की डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया जा रहा तो मामला भैया गड़बड़ है, स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। इसके अलावा कुछ लॉज है ना, वो कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन्ड है ना। हमने देखा किस तरीके से 47 से 52 फिगर चला गया कॉन्करेंट लिस्ट की जब हमने सब्जेक्ट्स की बात की। तो पॉइंट यहां पर क्या आ रहा है कि दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो वही बात आ गई, चलेगी किसकी? सेंटर की। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है, पार्लियामेंट ने जो प्रोविजन कर दिया, वो ज्यादा ऊपर चलेगा, राइट। फिर आ जाओ आप, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को क्या क्या डायरेक्शन दी जा सकती है, और वो डायरेक्शन है ना थोड़ी कॉर्सिव मैनर की है। कॉर्सिव मैनर का मतलब क्या हो गया? प्रेशराइज करने वाली। आर्टिकल 365 आ गया। कैसे? कि भैया स्टेट, अब सेंट्रल की अगर बात करें तो सेंटर मानो वो पूरा देश में ऑपरेट करता है, ये तो चलो ठीक है, बट स्टेट्स तो अपने अपने एरिया को लेकर के बैठ सकता है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा सुप्रीम पावर देना जरूरी है, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कुछ जमीन ही नहीं रहेगी, कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, क्योंकि स्टेट्स में आपने डिवाइड कर दी। तो ऐसे में कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर कोई काम करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई कंस्ट्रक्शन डालना है, कुछ मान लो कोई ऑप्टिक फाइबर केबल डालनी है, टावर्स इंस्टॉल करने हैं, तो यहाँ पर स्टेट्स के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि हाँ भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना है, मेंटेन करना है, तो वो स्टेट्स को करना होगा। दूसरा, रेलवे का प्रोटेक्शन, रेलवे की लाइन डलना, ये सारा रेलवे सारा सेंट्रल डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, होता कहाँ है पर वो स्टेट की जमीन पर, तो वो भी कहीं ना कहीं स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रेलवेज की प्रोटेक्शन करें अपने एरिया में। इसके अलावा मदर टंग, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है जिसमें कि बच्चों को आसानी से समझना पॉसिबल हो सके, उसमें प्राइमरी स्टेज एजुकेशन को प्रमोट करना, ये स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपनी खुद की लोकल लैंग्वेज में अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दो, जिससे कि वो अच्छे से चीजें जल्दी सीख सके। और जल्दी जब वो अच्छे से सीखेंगे तो फिर बाद में हायर क्लासेस में आप उनका मीडियम है वो स्विच करा सकते हैं। बट शुरुआती तौर में आप खुद देखा करो कि जिन स्टूडेंट्स की एजुकेशन अपनी मदर टंग में हो रखी होती है, उनका एक कमांड, उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो आपको एक डिफरेंट लेवल का दिखेगा एज कंपेयर टू दोस्त कि जिन पे एक मीडियम इम्पोज किया गया है। तो ये एक सिंपल सी बात है एजुकेशन लर्निंग से रिलेटेड। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है स्पेसिफाइड स्कीम्स। कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, जिनका मेन टारगेट है कि हम शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर हमारे देश में वेलफेयर को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा भी देती है, प्लस साथ ही साथ डायरेक्शन भी देती है कि भाई आपको इस तरीके से स्कीम को इंप्लीमेंट करना है, तो स्टेट्स को वो काम करना होता है। अब यहां पर अगर कहीं पर भी लापरवाही होती दिखी, तब आप देख लो आर्टिकल 365 कहता है कि भाई प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है ना। चलिए नेक्स्ट, कहां पर हमें कॉपरेशन देखने को मिलता है? कॉन्फ्लिक्ट्स की बातें हमने कर ली, कॉपरेशन साथ कहां देते हैं? आर्टिकल 262 है ना, वो दो स्टेट्स के अक्रॉस बहने वाली रिवर को लेकर के अगर कोई डिस्प्यूट आता तो उसको सेटल करने की पावर पार्लियामेंट को दी हुई है। पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकती है, जैसे कावेरी का पानी है उसको लेकर के डिस्प्यूट है, आप इधर यमुना का पानी ले लो, है ना, कितनी मतलब कृष्णा, गोदावरी, हर जगह पे डिस्प्यूट है। कारण कि जब से हमने नए स्टेट्स बनाए हैं तो एक स्टेट है वो अपर राइपेरियन स्टेट है जहां से नदी निकलती है, और एक स्टेट है वो लोअर राइपेरियन स्टेट है जहां पर नदी बाद में एंटर होती है। तो दोनों के बीच में फिर कॉन्फ्लिक्ट होंगे क्योंकि बाउंड्री आपने नई नई बनाई है। तो उसको सेटल करने के लिए आर्टिकल 262 कहता है कि भाई कोई भी डिस्प्यूट हो तो उसको सेटल करने के लिए अथॉरिटी कौन है? पार्लियामेंट, वो लॉ बना सकती है। फिर भी अगर सेटल नहीं हो तो कोर्ट में नहीं जाओगे आप, उसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल्स का मैकेनिज्म है ना, ये ध्यान रखें। ट्रिब्यूनल मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेशन का भी काम हो जाता है, बातचीत करवा करके मुद्दे को सेटल करवाने का भी काम हो सकता है। ये भाई तेरा ये हिस्सा बनता है, तेरे ये हिस्सा बनता है, अब ये स्टेट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेगा, आपकी रिक्वायरमेंट इतनी है तो एक बार इतने से काम चला लो, वो सेटलमेंट करने का काम भी कर देते हैं ट्रिब्यूनल। कोर्ट का केस नहीं आएगा आर्टिकल 262 में, ना तो सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट, वो तो एकदम लिमिट क्रॉस हो जाएगी ना, तब की बात होती है कि हाँ भाई ट्रिब्यूनल से बस की बात ही खत्म हो गई, तो भले ही जा सकते हैं। पर जब पानी के डिस्प्यूट, रिवर डिस्प्यूट की बात है तो प्राइम काम पार्लियामेंट का हो गया। ऐसे ही आर्टिकल 262 है, वो कहता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इंटर स्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, जिसका मेन काम क्या है कि हम हमारे देश को हॉलिस्टिकली अगर ग्रो कराना चाहते हैं तो एक टीम इंडिया के कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव साथ मिलकर के प्लान करें,
रीजन स्पेसिफिक, अलग अलग एरिया के हिसाब से, कोई हिली एरिया है, कोई प्लेन है, कोई डेजर्ट है, सबके अपने चैलेंज है, सबकी अपनी अपनी खासियत है, तो उसके हिसाब से काम किया जा सकता है। इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज का मामला भी आता है एडमिनिस्ट्रेशन में। आर्टिकल 312 ये कहता है कि पार्लियामेंट ऑल इंडिया सर्विसेज का नया सेगमेंट कभी भी तैयार कर सकती है, और तैयार करने का बड़ा आसान तरीका है, इसमें राज्यसभा से ही केवल रेजोल्यूशन पारित करवाना है, लोकसभा का ज्यादा कोई रोल है नहीं। अब ये मामला थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कैसे। देखो, ऑल इंडिया सर्विसेज में हम बात कर रहे हैं, एक तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एक इंडियन पुलिस सर्विसेज और एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इसमें सिंपल सी बात है कि आपको एग्जाम करवाना, आपकी ट्रेनिंग देना, आपकी अपॉइंटमेंट, ये सारा काम आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, बट आप सर्व किसको करते हो? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। तो ये एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच की कोलैबोरेटिव अप्रोच देखने को मिलेगी। ऐसी परिस्थितियों में सवाल यह आता है कि कंट्रोल किसका चलेगा। देखो, कंट्रोल इन ऑल इंडिया सर्विसेज में जॉइंटली है सेंटर एंड स्टेट का, बट फिर भी आपसे पूछा जाए कि अल्टीमेटली कौन है पावरफुल, तब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही इसमें आएगा। कारण क्या है कि किसके सिग्नेचर के आधार पर अपॉइंट हुए हो भैया, आपका जो सिलेक्शन हुआ उसके बाद में वो हुआ है प्रेसिडेंट साहब के साइन के आधार पर। तो कुल मिलाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें पकड़ रहता है। अब मान लो कोई नई ऑल इंडिया सर्विस एग्जाम को, मतलब ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है, मान लो डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, कोई भी, तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, राज्यसभा के द्वारा एक रेजोल्यूशन पारित करवा देना है, काम हो गया इतने में। ये 312 आर्टिकल कहता है। इसके अलावा हम पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो ये भी एक अपने आप में एग्जीक्यूटिव पार्ट का, एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। इसमें देखो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उनके अंदर चेयरमैन और मेंबर्स, इनकी अपॉइंटमेंट तो देखो स्टेट के गवर्नर के द्वारा की जाएगी, सिंपल वैसे ही जैसे यूपीएससी के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर देता है। बट अगर मान लो कि चेयरमैन और मेंबर्स में से किसी एक इंडिविजुअल को हटाना है क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल सर्कमस्टांसेस की वायलेशन की है, तो हटाने की पावर केवल और केवल प्रेसिडेंट को है। ये बड़ी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, ठीक है। अपॉइंट गवर्नर कर रहे हैं बट रिमूवल प्रेसिडेंट ही कर सकेंगे, ध्यान रखना है, जबकि मामला एक्सक्लूसिवली स्टेट का है। वहीं पर अगर दो स्टेट्स ये चाहें, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए एक ये वायबिलिटी देखी जाए, क्या इन दोनों की सेपरेट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करना थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी हो जाएगा, ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, तो ऐसे में जॉइंट सर्विस पब्लिक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है, और ये काम भी पार्लियामेंट ही करेगी। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेंगे और रिमूवल भी फिर प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है कि अगर स्टेट लेवल पे जो स्टेट पीएससीज ऑपरेट करती हैं उनके द्वारा फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जा रहा, तो ऐसे में स्टेट के द्वारा ये रिक्वेस्ट की जा सकती है यूपीएससी को, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, कि जी आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट दे दो, आप हमारे स्टेट में थोड़ा सर्व कर दो, साथ ही साथ थोड़ा असिस्टेंस दे दो, जिससे कि हमारे जो स्टेट लेवल के जो मेंबर हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो इजीली काम कर सकें। समझ गए? तो वो असिस्टेंस एंड डायरेक्शन के काम के लिए भी यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा सकती है स्टेट के द्वारा यूपीएससी को। तब आप देखो किस तरीके से लिंक्ड है सेंटर और स्टेट। वैसे देखा जाए तो यूपीएससी और स्टेट पीएससी बिल्कुल सेपरेट एंटिटीज हैं, अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली काम करती है, बट रिक्वेस्ट वाली बात आ गई, असिस्टेंस की बात आ गई, तो आप यूपीएससी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। फिर हम जुडिशरी की बात करें तो ये बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं कि भाई हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है, फिर हाई कोर्ट, फिर बाद में लोअर एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाते हैं। इसके अलावा एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए, जैसे अगर मैं बोलूं हरियाणा एंड पंजाब, ठीक है, हरियाणा एंड पंजाब, उनके लिए कॉमन आपका हाई कोर्ट है, तो वो किसने कॉन्स्टिट्यूट किया है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट दो स्टेट्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। इसके अलावा इमरजेंसी की हम बात करें तो इमरजेंसी के टाइम पर भी एग्जीक्यूटिव परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूटिव जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको चेंज होते हुए दिखाई देंगे। उनकी अगर हम बात करें तो आर्टिकल 352 ये नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। भाई सीधी बात है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का, काम करने का पूरा अधिकार आ जाता है, क्योंकि मामला नेशनल इमरजेंसी का है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल की बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रेसिडेंट जो है उनके हाथ में स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर्स आ जाती है, जिसमें भी प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, और दूसरा गवर्नर की भी सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में चली जाएंगी। हाँ, ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि गवर्नर जो है
वो रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट साहब को कि जी मेरे राज्य के अंदर प्रॉपर काम नहीं हो रहा है एज पर द टर्म्स, एज पर द स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसी परिस्थिति में गवर्नर की पावर, स्टेट गवर्नमेंट की पावर भी प्रेसिडेंट रूल के तहत, नाम ही प्रेसिडेंट रूल इसीलिए बोल दिया इसको। इसके अलावा आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात भी हमने कर रखी है, जो मैं बता चुका हूं आपको। इसके अलावा आर्टिकल 355 बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें सिंपल सी बात है कि आप ये देखो कि जो स्टेट्स हैं वो बेसिक एंटिटीज हैं। स्टेट्स के पास में अपनी खुद की आर्मी है नहीं, सब सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर चलता है। ऐसी परिस्थितियों में अगर बाहर से कोई भी खतरा आए, एक्सटर्नल एग्रेशन आए, सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाए, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस या कोई भी आंतरिक सिचुएशन बिगड़ने के चलते एक स्टेट की प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी, प्रेसिडेंट साहब की रहेगी कि जी आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि बाहर से कोई अटैक होता तो आप प्रोटेक्शन करेंगे। भाई सीधी बात है, पूरे देश की रक्षा करने का फिर जिम्मा जब इमरजेंसी लग जाती है तो ऐसी परिस्थितियों में किसके हाथ जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो तो सुप्रीम कमांडर है ही हमारी जो तीनों डिफेंस आर्म्स हैं उनकी हम बात करें तो, राइट। तो कुल मिलाकर ये आर्टिकल 355 कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। आर्टिकल 356 में जहां प्रेसिडेंट रूल लगाने का एक पॉइंट है, उससे जस्ट पहले वाला आर्टिकल क्या कह रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि प्रोटेक्शन दे स्टेट्स को। इसके अलावा हम थर्ड पिलर या थर्ड जो डिवीजन है वो और देख लेते हैं, दैट इज फाइनेंशियल रिलेशंस। ये आपको पार्ट 12 में देखने को मिलेगा, आर्टिकल 264 से 293 तक, राइट। आर्टिकल 265 में क्या प्रोविजन किया हुआ है कि हमारे देश में टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को है जो कि आपको ऑथराइज कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब टैक्स केवल उन्हीं के द्वारा, उन्हीं अथॉरिटीज के द्वारा इंपोज किया जा सकता है जिनको लॉ के द्वारा यस कहा गया है, लॉ के द्वारा अप्रूव किया है। लॉ, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसको एम्पावर किया हुआ है? गवर्नमेंट्स को। आपके ऊपर कोई भी घर, आपकी कम्युनिटी पे कोई भी आकर के ऐसे फिरौती मांगना, कोई भी दादागिरी से आपसे टैक्स नहीं ले सकता, छोड़ करके गवर्नमेंट अथॉरिटीज के, जिनको आपके लॉ ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इसमें जो टैक्सेशन का मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है। देखो पार्लियामेंट को पूरा पावर है कि वो यूनियन लिस्ट के जितने सब्जेक्ट्स हैं उनमें, और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके आधार पर टैक्स लगा सकते हैं। ध्यान रखें, पार्लियामेंट यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट में, ठीक है। और मान लो कि कोई ऐसा टैक्सेशन का मैकेनिज्म है जिसके बारे में हमारे 7 शेड्यूल में कहीं मेंशन ही नहीं है, तो वो बच गया क्या? रेजिड्यूरी के तौर पे। रेजिड्यूरी पावर मैंने बताया था आपको किसको दिया हुआ है? पार्लियामेंट को। जैसे कि कोई गिफ्ट टैक्स लगाना है, वेल्थ टैक्स लगाना है, तो ये मोटा मोटा पार्लियामेंट के अंडर में चला जाता है। इसके अलावा बच गई तीसरी लिस्ट हमारी, कॉन्करेंट लिस्ट। क्या उसमें कोई टैक्सेशन की कोई प्रोविजन है? देखो बहुत हद तक टैक्सेशन को वहां से हटाया गया है जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ना आए दोनों लेवल की गवर्नमेंट्स में, है ना। ये पार्लियामेंट यूनियन पे काम करे, स्टेट अपने स्टेट लिस्ट पे काम कर ले। बट जीएसटी जब आया 2016 में, है ना, 101वां अमेंडमेंट, उसमें क्या किया गया? कॉन्करेंट पावर दे दी भाई, पार्लियामेंट भी बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकती है, दोनों के बीच में हार्मनी के लिए आपने जीएसटी काउंसिल स्टैब्लिश कर रखी है जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। स्टेट लेवल के ऊपर अगर कोई जीएसटी से रिलेटेड कोई लॉ आता है तो वो कहीं ना कहीं स्टेट के बाउंड्री के अंदर अंदर इंप्लीमेंट होगा, और पार्लियामेंट वाला पूरे देश में होता ही है। बाकी तो देखो हमारे देश में इतनी विविधता है तो उसके हिसाब से सर्कमस्टांसेस को देखते हुए वेरिएशन भी लाने पड़ते हैं जीएसटी के अंदर भी, ठीक है। फिर आती है बात नॉन टैक्स रेवेन्यू की। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में तो नॉन टैक्स रेवेन्यू आने के तरीके क्या हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सक्लूसिव आप कह सकते हो डोमेन्स हैं, जैसे कि आपकी पोस्ट है, टेलीग्राफ है, रेलवे है, बैंकिंग, ब्रॉडकास्टिंग, कॉइनेज करेंसी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट की जो कंपनीज है वो, उनसे आने वाला हिस्सा। इसके अलावा एस्चीट एंड लैब्स भी कहीं ना कहीं एक हिस्सा बनता है गवर्नमेंट के पास में नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स वाला तो क्या हो गया, आप टैक्स लगा रहे हो, राइट। नॉन टैक्स का मतलब आपकी हिस्सेदारी आ रही है ना। तो एस्चीट का मतलब या लैब्स की अगर बात करें तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिनके मालिक की हो गई डेथ और उन्होंने कोई लीगल आयर या अपना कोई भी, कहते ना कि वारिस नहीं छोड़ा या डिक्लेयर ही नहीं किया, अपनी विल ही डिक्लेयर नहीं की, तो वो प्रॉपर्टी फिर किसकी होगी? अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर चली जाएगी, अगर वहां पर वो मामला सेंटर का है। वहीं पर
स्टेट्स की बात करें तो इरिगेशन, फॉरेस्ट, फिशरी, स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और एस्टेट एंड लैब्स, इसका प्रोविजन आपको स्टेट्स में भी दिख जाएगा। वो डिपेंड करता है कि वो जो प्रॉपर्टी है जिसका मालिक का डिमाइस हो गया और मालिक ने कोई विल नहीं दी, कोई अपनी तरफ से लीगल आयर नहीं छोड़ा, तो ऐसे में अगर वो स्टेट सब्जेक्ट के अंडर आएगा तब तो देखो स्टेट की प्रॉपर्टी या स्टेट का हिस्सा बन जाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू के आधार पर। और सिमिलरली अगर वो सेंट्रल लेवल के लॉज या सेंट्रल सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग है, यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो सेंटर के हाथ में चला जाएगा। इसके अलावा स्टेट्स को अपने काम करने के लिए चाहिए होता है पैसा। सही बात है, बहुत हद तक रेवेन्यू कलेक्शन की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ऐसे में एक बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है इनके बीच में कि भाई काम तो पैसों से चलता है ना। आप चाहे कितने लॉज बना लो, कितनी अच्छी बात करो, अल्टीमेट सोर्स जो होगा वो पैसा है, मनी है। उसके लिए क्या कर रखा है, उसके लिए देखो आर्टिकल 280 है ना, उसके तहत हमने एक फाइनेंस कमीशन का प्रोविजन कर रखा है। वो साफ साफ ये कहता है कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जितना भी पैसा इकट्ठा हो रहा है, स्टेट अपने लेवल पे कर रहे हैं वो ठीक है, जैसे कि शराब के ऊपर अपना टैक्स लगाते हैं, है ना। इसके अलावा आप कर सकते हो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी है, इनको अभी भी आपने जीएसटी में नहीं डाल रखा है, तो वो मोर और लेस स्टेट अपने अपने लेवल पे अलग अलग सेपरेटली लगाते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि इनकी प्राइसेस हैं पर यूनिट पर लीटर के हिसाब से स्टेट वाइज स्टेट चेंज होती रहती है। तो यहां पर फाइनेंस कमीशन ये कहता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत हद तक रेवेन्यू कलेक्ट करता है हमारे देश में, तो ऐसे में स्टेट्स का भी जो हिस्सा बनता है वो स्टेट्स को मिलना चाहिए। तो इस फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को ध्यान रखते हुए ही फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स डेवोल्यूशन किया जाता है, हिस्सा जो है वो स्टेट्स के अंदर बांटा जाता है, राइट। तो ऐसे में एक तो है आपकी ग्रांट इन एड, या आर्टिकल 275 के आधार पर चलता है। ग्रांट इन एड का मतलब सिंपल सा है कि देखो आप स्टेट्स को एक तो ये कह रहे हो कि भाई आपको XYZ कम्युनिटी या फिर इस पर्टिकुलर टारगेटेड आपको कम्युनिटी को अपग्रेड करना है, तो उसके लिए आपको ये स्कीम इंप्लीमेंट करनी है। भाई स्कीम इंप्लीमेंट तो तब होगी ना जब पैसा आएगा, तो वहां पर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पैसा वहां पे दिया जाएगा। तो आर्टिकल 275 है ना, ये कहीं ना कहीं स्टैट्यूटरी ग्रांट के प्रोविजन की बात करता है। इसका मतलब ये कि जो भी स्कीम्स के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है स्टेट्स को, उससे रिलेटेड मामला पार्लियामेंट में होगा, पार्लियामेंट में पूरा डिस्कशन होगा और फिर उस पर वोटिंग होगी, और उसका जो पैसा है ना, वो पैसा कहां पर से निकलेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और ये सारा जो मामला हो रहा है, पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट्स की तरफ जाने वाला, ये कहीं ना कहीं फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप यहां पर स्टेट्स को डायरेक्शन भी दे रहे हो कि ये वेलफेयर के लिए XYZ काम करना है, तो भाई पैसा भी तो देना पड़ेगा, तो वो चीज यहां पर ये आ जाती है आर्टिकल 275 में। ऐसे ही आर्टिकल 282 भी है, आर्टिकल 282, ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट की बात करता है। इसका मतलब ये हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर यहां पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, वो चाहे तो किसी भी स्टेट को अपने हिसाब से पैसा अलोकेट कर सकती है, और ना चाहे तो ना भी दे, क्योंकि मामला ही डिस्क्रिशनरी ग्रांट का है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्टेट्स के लिए ये चीजें अप्लाई करती है, और स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेवल की जो अथॉरिटीज है, वो स्टेट के अंडर में जो जिला लेवल की या जो हमारी पंचायती राज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनके लिए काम करती है। तो ये आर्टिकल 282 डिस्क्रिशन की बात करता है, आर्टिकल 275 यहाँ पर स्टैट्यूटरी ग्रांट की बात कर रहा है। और ये स्टैट्यूटरी ग्रांट कौन सा है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स के लिए दिया जाता है, और ये चार्ज्ड ऑन है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो दो होती है, चार्ज्ड ऑन और एक मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया। तो चार्ज्ड ऑन का मतलब तो ये हो गया कि इसमें पार्लियामेंट डिस्कस भी करेगी और वोटिंग भी होगी। और दूसरा जो कैटेगरी होता है जिसमें पैसा निकाला जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो आपका क्या आ जाता है, कहीं ना कहीं उसमें पार्लियामेंट डिस्कशन कर सकती है बट उसमें वोटिंग नहीं होगी, और आर्टिकल 275 के तहत वोटिंग होती है, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही है, जब टैक्स रेवेन्यू इनकी बात ही कर रहे हैं, तो एक वर्ड आता है, एक टर्म आती है नेट प्रोसीड। क्या होता है नेट प्रोसीड का मतलब? इसका मतलब ये होता है कि जितना भी आपने टैक्स और ड्यूटी इकट्ठी कर ली, कलेक्ट कर ली, उसमें आपकी कुछ लागत तो आएगी ना, तो उस लागत को आप माइनस कर दो, तो वो आपका ओवरऑल नेट प्रोसीड कहलाएगा। और ये नेट प्रोसीड का जो सर्टिफिकेट है, ये फाइनल डिसीजन किसका होता है? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनके द्वारा सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कि अब की बार ये नेट प्रोसीड इतना आया है, और वो डिसीजन जो है वो फाइनल होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बोरोविंग से रिलेटेड मामला, फाइनेंस की जब बात आ रही है तो उधार लेने, भाई प्रोग्रेसिव कंट्री है, उधार तो लेना पड़ेगा, उधार लिए बिना कैसे प्रोग्रेस होगी, है ना, नहीं तो आप कुछ एडिशनल कर ही नहीं पाओगे इनकम बढ़ाने के लिए। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पैसा उधार लेना होता है, वो देखो
विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया दोनों जगह से उधार लिया जा सकता है, पर कितनी लिमिट तक, वो लिमिट डिसाइड करती है पार्लियामेंट। कब? जब बजट पे पूरा डिस्कशन होता है। आपको पता है ना कि फिस्कल डेफिसिट की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब पैसा शॉर्ट पड़ रहा है, शॉर्ट पड़ रहा है तो उधार लेना पड़ेगा आपको। उधार लेने के तरीके विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ये दो तरीके हैं। तो पार्लियामेंट लिमिट लगा देती है कि भाई बजट इतना है तो इतने पैसे की आपको रिक्वायरमेंट है, ओके चलेगा, राइट। सिमिलरली स्टेट्स भी बोरो कर सकते हैं, बट ध्यान रखें कि स्टेट्स को बोरो करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ देखना पड़ता है। क्यों देखना पड़ता है? क्योंकि बहुत बड़ा लार्ज चंक ऑफ रेवेन्यू स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। तो ऐसे में स्टेट्स को सेंटर की तरफ देखना होता है। अगर मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गारंटी दी हुई है कि हाँ भाई इस XYZ स्टेट को आप उधार दे दो, किसी बैंक को बोल दिया है ना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं गारंटर का काम भी कर जाती है यहाँ पे, राइट। तो वो पैसा आया हुआ है तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्ज है ना स्टेट पे, तो अब स्टेट को अगर लोन चाहिए तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट लेनी पड़ती है। और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी करना हो तो उसमें देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल आएगा ही। फिर हम बात कर लेते हैं इस लेक्चर की लास्ट पॉइंट की, वो ये कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को इंप्रोवाइज करने से संबंधित हमारे यहाँ पर कौन कौन सी कमिटीज ने अपनी रिकमेंडेशन दी है। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या सेंटर की तरफ से कॉन्स्टिट्यूटेड जो कमीशन है उनके नाम याद रखने हैं। सरकारिया कमीशन 1983, पुंची कमीशन 2007, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये तो टोटल 4 कमीशन या कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट की सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि कैसे सेंटर स्टेट रिलेशंस की कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को इंप्रूव किया जा सकता है। वहीं पर स्टेट्स के द्वारा राजमन्नार कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था तमिलनाडु के द्वारा, और आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन का काम हुआ था अकाली दल जो पार्टी है ना पंजाब की, उसके द्वारा। काम क्या था कि कैसे सेंटर स्टेट रिलेशंस को हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने बहुत कुछ डिटेल में जानने की कोशिश की। मैं कोशिश करता हूं कि ब्रीफ में ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें डिलीवर कर दूं। बाकी तो चीजें आपको पता ही है कि लक्ष्मीकांत उठाकर के जब हम पढ़ते हैं तो वो ग्रंथ है कितना मोटा सारा, बहुत सारी मेहनत लगती है उसमें। अब देखो हमारे सवालों पे आ जाते हैं। देखो जी, ये तो क्लियर हो ही गया था ना, जुडिशरी का कोई रोल ही नहीं है, जुडिशियल डिवीजन तो है ही नहीं, हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल ये दो हमारे हो जाते हैं, तो इसका तो आंसर आपका बी चला जाएगा। बताओ भाई आपका सही हुआ कि गलत? दूसरा, ये तीनों स्टेटमेंट्स एकदम सही हैं, तो इसका आंसर सी चला जाएगा। क्यों? पार्लियामेंट इंडिया की टेरिटरी में किसी हिस्से या पूरे देश के लिए कानून बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट के पूरे हिस्से या किसी एक हिस्से के लिए कानून बना सकती है, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल दैट मीन सिटीजन ऑफ इंडिया अगर भारत के बाहर कहीं पे भी रहते हैं तो उनसे रिलेटेड लॉज बनाने हैं तो वो पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव पावर है। तो तीनों स्टेटमेंट एकदम परफेक्टली राइट है। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो में जितना भी था वो हमने डिटेल में देखा। एक और टॉपिक के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।